आज का हमारा अध्याय है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। हमने देखा था कि कक्षा 7 में बूजो एवं पहेली ने प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभ्यारण्य भ्रमण करने गए थे। कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य जंतु अभ्यारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अथवा वृहद निकोबार जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभ्यारण्यों एवं जैवमंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है? 7.1 वनोन्मूलन एवं इसके कारण। हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। पहला, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। दूसरा, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना। तीसरा, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना। दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। क्रियाकलाप 7.1 अपनी सूची में वनोन्मूलन के अन्य कारणों को लिखिए तथा इन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। 7.2 वनोन्मूलन के परिणाम। पहली एवं बुजो ने वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है का स्तर बढ़ता है। भौमजल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों को इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती वनोन्मूलन से एक ओर जहां वर्षा में कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव हो सकता है। रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है।
किसी क्षेत्र की मृदा में भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। कक्षा 7 का स्मरण कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची बनाइए। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहें तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा? क्रियाकलाप 7.2 वनोन्मूलन से वन्य प्राणी जीवन भी प्रभावित होता है। कैसे? इन कारणों की सूची बनाकर अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए। 7.3 वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली एवं बुजो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने पूछा कि वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। प्रोफेसर अहमद ने पहेली और बुजो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का भ्रमण किया। इसके लिए उन्होंने पंचमंडी जैवमंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान हैं। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्ग निर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं और जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती हैं। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार या पोचिंग इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। वन्य जीव अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास
किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र या निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। क्रियाकलाप 7.3 अपने जिले, प्रदेश एवं देश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सारणी 7.1 को भरिए। इन क्षेत्रों को अपने प्रदेश और भारत के रेखा चित्र में भी दर्शाइए। 7.4 जैवमंडल आरक्षण। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमंडी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरा एवं पंचमंडी चित्र 7.1 में नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। यहाँ पर सारणी 7.1 में संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र, यहाँ संरक्षित क्षेत्र और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। यहाँ पर मेरे जिले का, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखना है अगर है तो, यहाँ पर वन्य जंतु अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। यहाँ प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जंतु अभयारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। यहाँ मेरे देश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जंतु अभयारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखकर इस सारणी को भरना है। यहाँ पर चित्र 7.1 में पंचमंडी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को दिखाया गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये पंचमंडी यहाँ पर है आरक्षित क्षेत्र और यहाँ इसके ऊपर पनार पानी गेट, पिपरिया गेट को और ये ऊपर पंचमंडी अभयारण्य को दिखाया गया है। यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को दिखाया गया है, इसके ऊपर नीमगन है। यहाँ पर ये संरक्षित क्षेत्र को दिखाया गया है। यहाँ पर ये बोरी अभयारण्य को दिखाया गया है, चिन्हित किया गया है। इसके ऊपर चूर्णा अभयारण्य, यहाँ पर धेन और यहाँ पर बोरी नामक भाग को चिन्हित किया गया है। ये पंचमंडी जैव आरक्षित क्षेत्र को दिखाया गया है। क्रियाकलाप 7.4 आपके अपने क्षेत्र में जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले कारकों की सूची बनाइए। इनमें से कुछ क्रियाकलाप अनजाने में ही जैव विविधता में विक्षोभ उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्य की इन गतिविधियों की सूची बनाइए। इन्हें कैसे रोका जा सकता है, अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए तथा इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट अपनी कॉपी में नोट कीजिए। 7.5 पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। बच्चों ने भ्रमण करते समय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे लंबे
सागौन या टीक के वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका और उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें इसको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं तथा चिंकारा, नीलगाय, भाकिंग, हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमंडी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। जैसे चित्र 7.2 में दिखाया गया है। यहाँ पर ये चित्र 7.2 में ए में जंगली कुत्ता को दिखाया गया है। ये ए में जंगली कुत्ता को दिखाया गया है। बी में चित्तल को दिखाया गया, ये चित्तल को दिखाया गया है। सी में भेड़िया को दिखाया गया है। डी में तेंदुआ को दिखाया गया है, ये तेंदुआ। ई में फर्न को दिखाया गया है, ये फर्न है। और एफ में जामुन को दिखाया गया है, ये जामुन है। यहाँ पर ये जंगली कुत्ता, ये हिरण और ये भेड़िया दिखाया गया है सी में। इसके नीचे ये तेंदुआ, डी में तेंदुए को, ई में फर्न को और एफ में जामुन को दिखाया गया है। क्रियाकलाप 7.5 अपने स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात की पहचान कर उनकी सूची बनाइए। 7.6 विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। माधव जी ने बताया कि इस विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज है। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। माधव जी ने पंचमंडी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम चित्र 7.3 के पेड़ को यहाँ पर मैंने सुना है कि कुछ विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज विलुप्त हो सकती हैं। क्या यह सच है? को दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। विशन भारतीय विशाल गिलहरी चित्र 7.3 बी में तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्र प्राणी हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि उनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीशीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इसके अस्तित्व का भी खतरा हो सकता है। यहाँ पर ये चित्र 7.3 बी में विशाल गिलहरी को दिखाया गया है। यहाँ पर ये 7.3 ए में जंगली आम को दिखाया गया है। स्पीशीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है
जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। क्रियाकलाप 7.6 जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के विशेष क्षेत्रीय पौधों और जंतुओं का पता लगाइए। 7.7 वन्य प्राणी अभयारण्य। शीघ्र ही पहली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमंडी वन्य प्राणी अभयारण्य। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी या जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन वन्य जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड हैं। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहां हम प्राणियों या जंतुओं का संरक्षण करते हैं। चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभयारण्य में क्या अंतर है? क्रियाकलाप 7.7 निकट के चिड़ियाघर या प्राणी उद्यान का भ्रमण कीजिए। वहाँ के प्राणियों को किन परिस्थितियों या वातावरण में रखा गया है उनका प्रेक्षण कीजिए। क्या वे जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त हैं? क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अपेक्षा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं? आपके विचार में जंतु चिड़ियाघर में अधिक आराम से हैं अथवा प्राकृतिक आवास में? 7.8 राष्ट्रीय उद्यान। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक या सागौन इस वन में मिलती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास या शरण भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण हैं, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती हैं। पंचमंडी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान
की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़े, उन्हें एक और बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। यहाँ पर चित्र 7.4 में बाघ को दिखाया गया है। यहाँ चित्र 7.5 में जंगली भैंसा को दिखाया गया है। यहाँ चित्र 7.6 में बारहसिंगा को दिखाया गया है। क्या इस वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ देख सकता हूँ। बाघ चित्र 7.4 उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे चित्र 7.5 तथा बारहसिंगा चित्र 7.6 भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। बुझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों के कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या क्या केवल बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा है? को मारना, जलावन पौधे की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है। माधव जी पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़ और तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल या आहार श्रृंखला के भाग हैं, जिसके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। मुझे आश्चर्य होगा कि यदि संकटापन स्पीशीज का कोई रिकॉर्ड भी हो। 7.9 रेड डाटा पुस्तक। प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं। वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। रेड डाटा पुस्तक के
विषय में अधिक जानकारी आप कंप्यूटर पर www विल गवर्नमेंट इन या इनविस या प्राइमेट्स या पेज 102 HTM न्यू NWDC प्लांट्स STM से प्राप्त कर सकते हैं। सात पॉइंट 10 प्रवास। माधव जी के निर्देशन में भ्रमण टीम गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी को उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं। प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, जैसा कि पहली ने कक्षा 7 में पढ़ा। क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं बचेगी? क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है? मैं जानती हूँ कि कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। मुझे आश्चर्य है यदि कागज का कोई और विकल्प उपलब्ध हो। 7.11 कागज का पुनर्चक्रण। प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कारण की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में एक कागज की बचत करता है तो हम एक वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचा सकते हैं, पर कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। क्या वनोन्मूलन का कोई स्थायी हल है? 7.12 पुनर्वनरोपण। प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का पुनर्रोपण है। पुनर्वनरोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों को स्थापित करना है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें उन कम इतने वृक्षों तो लगाने ही चाहिए जितने हम काम में लेते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलन क्षेत्र को अबाधित कर दिया जाए तो ये स्वतः पुनर्स्थापित हो जाते हैं। प्राकृतिक पुनर्वनरोपण में मानव गतिविधियों का स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हम अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है
इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। इस तरह से ये हमारा अध्याय पूरा हो गया है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।